चलिए स्वागत है सभी का साध्य पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए भाई, आज से आपका सीटेट का जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुका है। तो बिल्कुल जितने भी अभ्यर्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये जो सेशन है, ये जो क्लास है, उसको जरूर से जरूर आप लोग शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, तो आज से हम हिंदी, ठीक, मेरे द्वारा जो है वो हिंदी पेडागोजी के और इंग्लिश का जो है वो क्लासेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लैंग्वेज से हम क्या करने वाले हैं, आज क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर सभी एक बार चेक करके बता देंगे कि मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं। वॉइस आ रही है ना? ठीक, ठीक है। चलिए, तो मैंने आप लोगों को क्या कहा कि हम हिंदी, देखिए जिनको भी दिक्कत हो रही है कि मैम हम एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ सीटेट दिला सकता हूँ कि नहीं, मैं सेकंड ईयर में हूँ सीटेट क्वालिफाई कर सकता हूँ कि नहीं, एग्जाम दे सकता हूँ कि नहीं, ये मैम हम छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक भर्ती आने वाले हैं उनके लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो बिल्कुल ये जितने भी क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने एक वीडियो बना दिए हैं, उसमें पूरे आपको मिल जाएंगे। तो उस पर एक बार जाके आप लोग देख लीजिएगा, और कुछ भी अगर कमेंट, मतलब कुछ भी अगर आपको और क्वेश्चंस आते हैं तो बिल्कुल आप लोग क्लास में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज से। और क्लास स्टार्ट करने से पहले पहले तो हम उसकी रूपरेखा देख लेते हैं कि क्वेश्चंस एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे टाइप से आए हैं। ठीक है, और हमको कैसे पढ़नी है, कैसे रणनीतियां लेकर के हमको पढ़नी है, क्योंकि देखिए आपका सीटेट निकलना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिनका भी पिछले टाइम बहुत लेंदी आया था पेपर सीजीटेट का, तो उनका नहीं निकल पाया है, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीटेट आपको और दूसरा मौका दे रही है। ठीक है, तो ये दूसरा मौका समझ के आप पूरा अपना जी जान लगा दीजिए, क्योंकि सेम सिलेबस होने वाले हैं आपका सीजीटेट की तरह, ये भी है सेम। और शिक्षक भर्ती में जितने भी आप पढ़ रहे हो, चाहे वो सीडीपी का हो, पेडागोजी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, ये सबको तो हमको पढ़ना ही है प्रॉपर। तो सेम सिलेबस है। ठीक, आपको बस अपनी रणनीति तय करनी है अच्छे से कि हमको पढ़ना कैसे है। ठीक है, सही आपको गाइडेंस की जरूरत है, बिल्कुल आपका वहां पे एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज देखने वाले हैं लैंग्वेज। मैं आप लोगों का दोनों लैंग्वेज लूंगी। ठीक है, एक कौन सा, देखो सीटेट जब हम देखते हैं, ठीक है, सीटेट में मोटा मोटा अगर मैं बोलूं तो दो लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, एक हिंदी का होता है, ठीक है, और एक कौन सा होता है, इंग्लिश का, और एक संस्कृत भी होता है। लेकिन संस्कृत क्या है, ऑप्शनल है। ऐसे व्यक्ति जिनको इंग्लिश में क्या एकदम कठिन लगता है, ठीक है, तो उन लोग क्या करते हैं, अब सीटेट तो निकालना ही है, ऐसे करके वो क्या करते हैं, ऑप्शन में मतलब जो इंग्लिश है उसको ना पढ़ करके वो संस्कृत को भी पढ़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो यही बोलती हूँ सबको कि आपको यहाँ पे देखो, हम जब शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, चाहे वो केवीएस का हो, एनवीएस का हो, इसमें सब में हमेशा इंग्लिश में ही आएगा। पेडागोजी पोर्शन हो चाहे ग्रामर हो, सब संस्कृत में तो रहेगा ही नहीं, तो आपको कोई मतलब नहीं होता वहां पे संस्कृत पढ़ने से। ठीक है, तो मैं तो सभी को यही एडवाइस देती हूँ कि आप लोग कभी भी ऑप्शनल में अगर इंग्लिश और संस्कृत होता है तो कभी भी संस्कृत को मत पढ़ा करो, क्योंकि हालांकि थोड़ा सा हमको दिक्कत जाएगा स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाओगे ना, 2 बार 4 बार 5 बार, तो ऑटोमेटिकली आपसे बनेगी। इसमें का पेडागोजी पोर्शन बहुत ईजी आता है। ठीक है, और सेम पैसेज को देखो, इसको बनाना होता है, अभी डिस्कशन करूंगी मैं। ठीक है, किसमें से कितने कितने नंबर के आने हैं, और इसमें मैंने जिससे पहले आपको बता ही दिए। ठीक है, तो 30-30 नंबर के आने हैं सभी सब्जेक्ट से, तो इसमें से ये 30-30 नंबर फिर से 2 भाग में क्या होंगे, डिवाइड होंगे। ठीक है, उसी को हमको क्या करना है, देखना है। क्लियर है? चलिए, तो देखिए ये 2 लैंग्वेज है आपके, तो वहां पे आपको ऑप्शन में दिया भी रहता है कि पहले लैंग्वेज में आप क्या ले रहे हो, सेकंड लैंग्वेज आपका क्या है। ठीक, तो जैसे आपने पहला हिंदी ले लिया, सेकंड आपने इंग्लिश ले लिया, और इंग्लिश ना लेकर के ऑप्शनल आपके संस्कृत भी रहते, तो जो उनके एकदम ज्यादा दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल आप लोग ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा यही मानना है कि इंग्लिश पढ़ोगे तो ये आपका काम आएगा, संस्कृत काम नहीं आने वाला। हालांकि आप एमए वगैरह किए होंगे उसके लिए ठीक है, लेकिन इसके बाद हमेशा आपको शिक्षक भर्ती के लिए, केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, सेंट्रल एग्जाम के लिए हमेशा आपको इंग्लिश ही काम आने वाले हैं। तो आप लोग, मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग इंग्लिश को ही क्या करिए, चुनिएगा। ठीक है, और जल्दी से आप लोग फॉर्म डाल लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से आपके लैंग्वेज में दोनों मिलाकर के 60 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, 60 नंबर के आपके लैंग्वेज से ही बनेंगे। अगर आपका लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा तो बिल्कुल यहाँ से आप लोग ऐसे ही नंबर क्या कर सकते हैं, अपना ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लैंग्वेज में चाहे मैं हिंदी की बात करूं चाहे मैं इंग्लिश की बात करूं, दोनों में आपके
कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के, ठीक है। आपके हिंदी से भी 30 नंबर के ही क्वेश्चन आने वाले हैं और आपके इंग्लिश से भी 30 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लियर है इतना? और 30 नंबर में क्या मैम ये पूरे हमको ग्रामर पोर्शन ही पढ़ना पड़ेगा क्या? तो जो पहले दिला चुके हैं उनको भी पता है कि इनमें से 50-50 15 नंबर की पेडागोजी से आते हैं और 15 नंबर के कंटेंट से आते हैं। सेम इसी में इसमें भी यही चीज होना है कि 15 नंबर आपके कंटेंट से और 15 नंबर आपके पेडागोजी के पोर्शन से आने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम हिंदी पर चर्चा करते हैं, फिर जिस दिन मैं इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करूंगी उस दिन इंग्लिश के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें हमको कैसे कैसे पढ़ने। तो देखिए हिंदी में हमको क्या पढ़ने हैं, 15 नंबर के पेडागोजी है, 15 नंबर के कंटेंट है, ठीक है। इसमें से जो पूरे कंटेंट वाले हैं इस पर हम पहले चर्चा करते हैं। इसमें क्या क्या आएंगे मैम? तो देखिए इसमें आपके आएंगे गद्यांश, क्या आएंगे? गद्यांश आएंगे, ठीक है। दे दिए जा रहेंगे कि 96 से लेकर के आपके, या ऐसे दे दिए जा रहेंगे 91 से लेकर के आपके 96 तक के क्वेश्चन को आपको गद्यांश को देख करके क्या करना है, बनाना है। गद्यांश मीन्स अनसिन पैसेज, ठीक है, जो आपने कभी नहीं पढ़ा होता, अचानक से आपको दे दिया जाता है और आप क्या करते हो, उसको चुन करके वहां से क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं, तो वहां से आपको क्या करना होता है, बनाना होता है, ठीक है। इसी में आपको पद्यांश भी दिए जाते हैं। सेम यही चीजें इंग्लिश में भी होती है, ठीक है। पद्यांश में क्या होता है, कविता, ठीक, कविता दे दिया जाएगा, उसमें आप लोगों को बोला जाएगा कि इसमें से ये क्वेश्चन आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए, या तो फिर आपको छंद के बारे में पूछेंगे या तो फिर अलंकार के बारे में पूछेंगे, ठीक है। अब देखो मैम यहाँ पे ग्रामर आती है कि नहीं, बिल्कुल ग्रामर आएंगे, लेकिन ग्रामर को हमको एकदम डीपली नहीं जाना है, ग्रामर को हमको एकदम डीपली नहीं पढ़ना है, मतलब एकदम फैक्ट को ही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से एकदम पूरे फैक्ट ही आएंगे, ठीक है। तो देखो आपको देंगे गद्यांश, एक पूरे गद्यांश दिए जा रहेंगे और दे दिए जा रहेंगे कि 91 से 96 तक के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है गद्यांश को पढ़ करके, अनसिन पैसेज देख करके, ठीक है। तो यहाँ पे गद्यांश में ही आपको पूरे ग्रामर दिए जाएंगे, गद्यांश में ही आपको क्या दिए जाएंगे, ग्रामर दिए जाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन गद्यांश से रहेंगे, उनके शीर्षक क्या है, कभी जो लेखक है वो क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ आपको क्या दिए जाएंगे, देखो गद्यांश बोलने का मतलब है इसमें लेखक आएंगे, ठीक है, ये क्या रहेंगे, एक पैसेज रहेंगे, पूरा पैसेज। और पद्यांश बोलने का मतलब है कि एक कविता दिए जाएंगे आपको, ठीक है, क्या दिए जाएंगे, कविता। तो इसमें आपके आएंगे जैसे संधि हो गए, समास है, ठीक, और क्या हो गया आपका जैसे उपसर्ग है, ये सबको हमको पढ़ना है, ठीक है। ग्रामर पोर्शन में उपसर्ग है, प्रत्यय हो गया, ठीक, और क्या पढ़ सकते हैं इसमें, तो इसमें आपको पढ़ना है संज्ञा, ठीक, और क्या पढ़ना है आपको, तो इसमें पढ़ना है सर्वनाम, फिर अव्यय, अव्यय के अंतर्गत जितने भी आते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है, विकारी अविकारी शब्द, ठीक, जिसमें क्या आ जाते हैं आपके क्रिया विशेषण, ये सब, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक। तो इतने जो पोर्शन है किसके, ग्रामर में, ठीक है, हिंदी के, ये सबको हमको क्या करना है, ठीक है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, फैक्ट को पढ़ना है, एकदम ज्यादा डीपली जा करके हमको इसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से देखो अगर आपको गद्यांश देंगे ना 5-6 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से सिर्फ मान लो जाए अगर उन्होंने 7 क्वेश्चन भी दिया है तो इसमें से 4 क्वेश्चन जो है वो ग्रामर से आएंगे, 3 क्वेश्चन जो है वो उस पद्यांश गद्यांश से आएंगे, ठीक है, ऐसे दिया जाता है। वैसे ही पद्यांश में से इसमें आपको अलंकार पूछे जाएंगे, किसमें कौन सा अलंकार का यूज हुआ है, ठीक है, या तो आपको छंद दे दिए जाएंगे, छंद, तो इसको भी थोड़ा बहुत हम देख लेंगे, ठीक, समझ पा रहे हो बात को। तो ये क्या है, हमारा एक ग्रामर का क्या होने वाला है, पोर्शन होने वाला है, जिसमें हम सीटेट के लिए इतने ग्रामर जो है वो फैक्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं पेडागोजी का पोर्शन। पेडागोजी बोलने का मतलब है कि बच्चों को आपको हिंदी को कैसे पढ़ाना है, जिसको हम शिक्षण शास्त्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिक्षण शास्त्र, शिक्षण शास्त्र, कि बच्चे हिंदी कैसे सीखते हैं, भाषा कैसे सीखते हैं, बोली क्या है, ये सब के बारे में हम उनको कैसे कैसे उनमें विकास होता है, कैसे कैसे वो सीखते हैं, कौन से साल में कितने वर्ड बोलना, ये सब सीख जाते हैं, ये सबका हम किस में पढ़ने वाले हैं, पेडागोजी में देखने वाले हैं, जो कि आपके 15 नंबर यहीं से बनेंगे। और सेम जो हिंदी में पेडागोजी आप पढ़ोगे, सेम पेडागोजी आपको हूबहू कॉपी पेस्ट कर देना है, किसमें, इंग्लिश में। हिंदी में जो पढ़ेंगे सेम पूरा सिलेबस किसमें है, इंग्लिश में है, बस आपको वहां पे ट्रांसलेट करना है, क्या करना है आपको,
ट्रांसलेट बस करना है। क्लियर है? जिस दिन मैं इंग्लिश का बताऊंगी उस दिन भी आप लोगों को बता दूंगी। तो इसमें एक आध मैं बता देती हूँ, जैसे इसमें हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में, या बोल देती हूँ भाषा कौशल के बारे में। भाषा कौशल, 4 प्रकार के भाषा कौशल है। तो ये भाषा कौशल का विकास जो है वो बच्चों में कैसा कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले सुनना, फिर उसके बाद बच्चा जो है वो बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है, ठीक है। तो 4 प्रकार के हम भाषाई कौशल देखने वाले हैं। उसके बाद बच्चा जो है वो भाषा को कैसे सीखता है, तो एक तो वो अधिग्रहण के माध्यम से सीखेगा, एक तो वो अधिगम के माध्यम से सीखेगा, ठीक है। एक तो वो अधिग्रहण के माध्यम से सीखेगा और एक तो वो अधिगम के माध्यम से सीखेगा, 2 तरीके से। तो इसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में और हम क्या पढ़ सकते हैं, जैसे बहुभाषा, इसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। और क्या पढ़ सकते हैं यहाँ पे, जैसे शिक्षण है, उपचारात्मक शिक्षण, ये सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे शिक्षण सामग्री हो गए, TLM जिसको हम बोलते हैं, शिक्षण सामग्री, कि जब आप बच्चों को पढ़ाते हो तो कौन कौन से शिक्षण सामग्री का यूज कर सकते हो, ये सब शिक्षण सामग्री के यूज में, जैसे कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब शिक्षण सामग्री के बारे में हम क्या करेंगे, इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। भाषा की समझ, ये सब जो है वो इसमें देखने को मिलेगा। एक है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है। और इसमें हम क्या पढ़ने हैं, हमको भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ठीक। तो ये क्या है, आपके पेडागोजी के पोर्शन, जिसमें ये किस पर आधारित है, तो ये जो है वो पूरे बच्चे के है ना, बच्चे में कैसे कैसे लैंग्वेज का डेवलपमेंट होते हैं, बच्चा जो है वो कैसे कैसे भाषा सीखते हैं, कैसे कैसे उनमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट होते जाता है, ये सब के बारे में हमको पेडागोजी में पढ़ना है, जो कि आपकी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सेम पेडागोजी रहेंगे, ठीक है। तो ये आया समझ में, और कुछ भी दिक्कत होगा तो बिल्कुल आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए कुछ पढ़ ले फिर, आज हमारा पहला क्लास है तो कुछ इसमें क्या कर लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग बताइएगा, समझ तो आ रहा है ना? कुछ और डाउट्स होंगे तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए, आपको ना इसमें अलग से सेपरेट ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ग्रामर तो हमको पढ़ना है, लेकिन ये सब गद्यांश पद्यांश के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखे, देखो ये पिछले टाइम का क्या है, क्वेश्चन है, पिछले टाइम का हिंदी का ये क्या है, क्वेश्चन है, ये देखो आया था, ठीक है। दिख रहा है ना आप लोगों को, ये देख सकते हैं आप लोग, ये एक क्या दिया गया है, पद्यांश दिया गया है, और आपको बोला गया है कि इस पद्यांश को पढ़ करके जो भी क्वेश्चन है उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। देखो दिया है, समुद्र उठ रहा था चांद की ओर, मैं बिल्कुल पास ही खड़ा था, एक ऐसा अकेलापन, एक तनाव, रोने की भी इच्छा हुई लेकिन रुलाई फूटी नहीं, और किस तरह रात आ गई थी कि उतनी ऊंची लहरों में कहीं दिख नहीं रही थी, मेरी कमीज के सिवा देर तक टिकना मुश्किल था, मुंबई के भीतर लौटना मुश्किल था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक पद्यांश दिया गया है, और पद्यांश को देख करके, पढ़ करके, समझ करके आपको यहाँ पे आंसर देना होता है, ठीक। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि देर तक वहां टिकना में देर तक क्या है, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि हमको एक पद्यांश या गद्यांश दिया जाएगा, उसी में आपको पूरे ग्रामर पोर्शन को दिए जाएंगे कि देर तक वहां टिकना में देर क्या है, ठीक है। दिख तो रहे ना आप लोगों को, ठीक। हाँ, तो देखिए यहाँ पे देर क्या है भाई, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो ऐसे आपको, अब देखो आपने यहाँ पे क्रिया विशेषण पढ़ा ही नहीं है, क्रिया विशेषण क्या है, ये अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपने इसको पढ़ा ही नहीं है, तो बताओ आप इसका आंसर टिक लगा पाओगे क्या, कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हमको ग्रामर पोर्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो पद्यांश में आपको ग्रामर क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है। रुलाई फूटना का असर क्या है, रोना आना, रोना समाप्त होना, किसी को रोने के लिए मजबूर करना, फूट फूट कर रोना। तो इस सबका आंसर आपको उस पद्यांश को देख करके देना है, और आपके जो व्याकरण वाले जो क्या है ज्ञान है, उसके आधार पर ही इसको आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, नहीं तो फिर ये बनेगा ही नहीं। अगर आपको ग्रामर का नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल आप इसको नहीं बना सकते, अगर मैं आपको पद्यांश दे दूं चाहे गद्यांश दे दूं।
तो ये आते हैं, ठीक है। पद्यांश भी आया था यहाँ से और क्या आया था, गद्यांश भी आया था। ये देखो ऐसे टाइप का आपका कुछ गद्यांश दिए जाएंगे, ठीक है। ये देखो ये है आपका गद्यांश। सेम इंग्लिश में भी ऐसे आते हैं, ठीक है। पोयम आएंगे, अनसीन पैसेज आएंगे, पोयम दे दिए जाते हैं, फिर वहां से आपको ग्रामर्स पूछ लिए जाते हैं कि इसका विलोम क्या है। विलोम विलोम को भी पढ़ लेना। जैसे पर्यायवाची दे दिए जाते हैं, एक बार पूछ दिया गया था गज, गज का पर्यायवाची क्या है, गज किसके पर्यायवाची है, हाथी के हैं। तो ये सब चीज आपको याद होनी चाहिए। देखो इतना मोटा लंबा क्या है, मैं बताऊंगी इसको आप लोगों को सॉल्व कैसे करना है। परेशान आप लोगों को यहाँ पे नहीं होना है, ठीक है। एकदम पूरा पढ़ते नहीं रहना है, पहले प्रश्न को समझना है, प्रश्न में क्या क्या पूछा जा रहा है, उसके आधार आपको क्या करना है, जो गद्यांश है, एंसिन पैसेज है, उसको थोड़ा सा पढ़ के आपको समझ करके क्या करने हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, ठीक। देखो इसमें भी दिया बहुत दूर है, वाक्य में दूर क्या है, ठीक। तो यही है, समझ में आया। देखो ना, इसको तो बना सकते हो, बहुत दूर है, वाक्य में दूर क्या है, ठीक है। तो दूर क्या होगा, तो क्रिया तो है नहीं दूर, संज्ञा भी दूर नहीं है, ठीक है। संज्ञा के बारे में मैंने पढ़ाया और बताऊंगी भी मैं और आप लोगों को। विशेषण जो किसी की विशेषता बताता है, ये भी नहीं। तो दूर बोलने का मतलब है ये क्रिया विशेषण होगा, जो कहीं ना कहीं क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता बताने का ये काम कर रहा है, ठीक है। कच्ची पक्की इमारत में कच्ची पक्की क्या है, तो विशेषण है। कच्ची पक्की की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहे हैं, विशेषण है। तो ऐसे आपको यहाँ पे क्या रखना है, इसका आंसर रखना है। मैं बताऊंगी ये सबको हम सॉल्व कैसे कर दे, बस आपको दिखा दी थी कि ग्रामर पोर्शन जो आपके 15 नंबर के दिए हैं, उनमें ऐसे आपके गद्यांश आएंगे, एक पद्यांश आएंगे, और उन्हीं के अंदर आपका ग्रामर पूरा ऐड रहेगा, और उस ग्रामर को आपको क्या करने हैं, बनाने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो आज हम देखते हैं कौन सा, पहला, ठीक है। देखेंगे भाषा। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, भाषा के बारे में। चलिए कोई बता सकता है क्या, भाषा क्या है, लैंग्वेज, भाषा, लैंग्वेज, ठीक। चलिए क्या है भाई लैंग्वेज, तो देखिए जो मैं अभी बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं जो भी अपने विचारों को आप तक पहुंचा पा रही हूँ, अपने जो थॉट्स है, मेरी जो थिंकिंग्स है, उसको मैं आप तक जो शेयर कर पा रही हूँ कि आप सीटेट कैसे निकालेंगी, आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, एग्जाम कैसे आते हैं, क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये बताओ, अगर मैं बोल नहीं पाती तो मैं आपके समक्ष बता पाती क्या, नहीं बता पाती। एक छोटे बच्चे को आप बोल दो, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो बता पाएगा क्या, 1 साल से भी छोटा बच्चा नहीं बता पाएगा, क्योंकि उनमें भाषा का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो भाषा बोलने का क्या मतलब है, भाषा बोलने का मतलब है कि हमारे जो विचार है, हमारे जो थिंकिंग है, हमारे जो थॉट्स है, उनको एक्सप्रेस करना, सामने वाले तक पहुंचाना, वही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है, ठीक है। विचारों को क्या करना, प्रस्तुत करना, यही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है, ठीक है। तो समझ गए भाषा क्या है। अब इसी में आप बोली भी देखते हो, ठीक है, एक बोली भी देखते हो। तो बोली क्या है मैम, देखिए यहाँ पे हम दोनों को रखते हैं, एक भाषा और एक बोली, क्योंकि दोनों को ही हमको पढ़ना है भाई, दोनों को ही हमको क्या करना है, पढ़ना है। बोली, ठीक है, जिसको हम डायलेक्ट बोलते हैं, ठीक। तो देखिए ये क्या है, ठीक है, बोली क्या है, ठीक। चलिए यहाँ पे मौसम बहुत खराब हो रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए तो बोली को क्या बोलते हैं, डायलेक्ट। अच्छा डायलेक्ट हो गया क्या, डायलेक्ट क्या बोलते हैं, डायलेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए मैम क्या ये भाषा और बोली दोनों सेम है क्या, तो बिल्कुल ये दोनों सेम नहीं है। हालांकि ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, लेकिन सेम नहीं बोल सकते। अब देखो बोली मीन क्या होता है, तो बोली को हम कोई जो क्षेत्र है, ठीक है, एक समुदाय के द्वारा या कोई क्षेत्र के द्वारा क्या किया जाता है, इसको बोला जाता है, ठीक है। ये एक निश्चित, ये एक किसके द्वारा, किसी किसी निश्चित
क्षेत्र या समुदाय के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, तो मैम दोनों में अंतर क्या है? बहुत सारे अंतर है। ठीक है, बोली क्या है? तो बोली को हम क्या बोल सकते हैं? भाषा का कहीं ना कहीं एक छोटा रूप बोल सकते हैं। ठीक है, कि बाद में ये डेवलपमेंट होकर के अच्छे से कहीं ना कहीं ये भाषा का भी क्या ले लेता है? रूप ले लेता है। तो बिल्कुल हम इसको क्या बोल सकते हैं? भाषा का क्या बोल सकते हैं? एक बोली को छोटा रूप बोल सकते हैं। लेकिन बोली क्या है कि बोली एक निश्चित क्षेत्र, एक निश्चित दायरे में किसी समुदाय के द्वारा बोली जाती है। जैसे कि छत्तीसगढ़ी जो है वो क्या है? एक बोली है। छत्तीसगढ़ी जो है वो बोली है, इसको हम भाषा नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी कोई लिपि नहीं है अपनी। ठीक है, ये सिर्फ एक छत्तीसगढ़ में ही बोला जाता है। आप यूपी बिहार में चले जाओ ना, नहीं समझेंगे कौन सा लैंग्वेज का हम यूज करते हैं, नहीं समझेंगे उन लोग। तो ये क्या है? बोली है कि हम एक क्षेत्र सीमित तक इसको क्या करते हैं? बोलते हैं। ठीक है, वही भाषा क्या होता है? ये अपने आप में ही एक क्या है? सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। ठीक है, जिसकी खुद की लिपि होती है। हालांकि हम दोनों का यूज जो है क्या करते हैं? अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं, लेकिन दोनों के टर्म अलग अलग होते हैं। कि बोली जो है वो एक छोटी क्षेत्र में बोली जाती है, सीमित होती है, इनकी कोई लिपि नहीं होती। लेकिन लैंग्वेज, भाषा का एक लिपि होता है, अपने आप में ये सार्वभौमिक यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, तो दोनों को ही याद रखना है कि दोनों में ही हम अपने विचार क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही क्या है? अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो भाषा के बारे में कि विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या है? को हम क्या बोलते हैं? भाषा कहते हैं। क्लियर है इतने? अब देखिए, इसमें आपको ये याद रखना है कि भाषा की अपनी एक क्या होती है? लिपि होती है। ठीक है, दोनों में अंतर ये है कि ये पूरा कैसा होता है? तो ये सार्वभौमिक होगा। जैसे कि इसमें हमने बोली में छत्तीसगढ़ी देखा था, एक सीमित था। इसमें क्या हो जाएगा? जैसे हम अभी दो प्रकार के लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं, हिंदी लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल हिंदी और अंग्रेजी। सार्वभौमिक है कि नहीं? अपने आप में ही है ना। हिंदी को बहुत लोग जानते हैं, बोलते हैं, इसकी एक क्या है? लिपि है, अपने आप में अलग पहचान बना के रखी है। अंग्रेजी तो पूरे वर्ल्ड में आधे लोग ही पूरा अंग्रेजी बोलते हैं ना, फॉरेन लैंग्वेज जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये क्या होती है? अपनी एक लिपि होती है, इसकी यूनिवर्सल होते हैं। तो ऐसे हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये जो है वो कैसा रहेगा? ये सार्वभौमिक है, तो ये कैसा रहेगा? तो ये अल्प विकसित रहेगा, अल्प विकसित। और ये कैसे रहेगा? पूरे विकसित रहेगा। इसमें जो भाषा है उसकी अपनी लिपि होती है। भाषा की अपनी क्या होती है भाई? लिपि होती है। भाषा की अपनी लिपि होती है, लेकिन बोली की लिपि अपनी नहीं होती। बोली की कोई भी लिपि नहीं होती। ठीक है, छत्तीसगढ़ी बोली की लिपि है क्या? बताओ तो। नहीं है। हम इसको किस में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। ठीक है, हम इसको किस में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। लिपि मतलब समझ पा रहे हो ना? लिपि मीन्स क्या होता है? जो एकदम नए स्टूडेंट है उसके लिए एकदम स्टार्टिंग से क्लास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लिपि बोलने का मतलब है कि जिन लैंग्वेज को बोलने के लिए हम जिन ध्वनि चिन्हों का यूज करते हैं। ठीक है, भाषा को लिखने के लिए हम जिन ध्वनि चिन्हों का यूज करते हैं उसको क्या बोला जाता है? लिपि बोला जाता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने लिखा है भाषा को, ये देखो लिपि को खुद मैंने लिखा है, तो मुझे पता है हमारे माइंड में भर दिया गया है कि ये ला ही है। तो एक ला को हम चिन्ह के रूप में क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। ये छोटी ई की मात्रा ही है, ये बड़ी ई की मात्रा ही है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं एक भाषा को हम लिखित रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई ना कोई चिन्हों के माध्यम से। तो यही जो चिन्ह है, चाहे आप आ देखो, चाहे धन देखो, ऋण देखो, गुना देखो, ये सब जो चिन्ह है वो क्या कहलाएंगे? लिपि कहलाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में भी ये लिखते हुआ का करत हस, का करत हस, तो ये भी क्या है? कौन सी लिपि है? ये देवनागरी लिपि है कि नहीं? क्योंकि हमारी हिंदी में हम देवनागरी लिपि का क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिपि क्या है? भाषा को, ठीक, यहाँ पे लिख सकते हो लिपि के बारे में,
भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का उपयोग किया जाता है वो क्या है? लिपि है। क्लियर है इतना? चलिए अब हम भाषा के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं, क्योंकि बोली तो एक सीमित दायरा में ही बोला जाता है, तो उनके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, छोड़ देना है। ये कब अब याद आएगा आप लोगों को? जब हम क्या पढ़ेंगे, एक बहुभाषी क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्लास में आपके अलग अलग स्टेट के बच्चे रहते हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ पे सिर्फ एक स्टेट है तो वहां पे वही के बच्चे रहेंगे, अलग अलग स्टेट के बच्चे रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे रहते हैं, अलग अलग बोली बोलने वाले बच्चे रहते हैं। तो जब हम उसको पढ़ेंगे ना, तब ये जो बोली है वो आएगा। ठीक है, तो उसको बोली को हम स्टॉप करते हैं या यहीं तक ही रहेगा। अब आगे हम बढ़ेंगे भाषा को लेकर के, क्योंकि पूरी यही जो क्या है हमारी हिंदी है, हमारी जो लैंग्वेज है, भाषा, ये इसी पर क्या है पूरा बेस्ड है। अब पूरा हम एक बार स्टार्ट कर दे तो यहीं से हम क्या करते जाएंगे, इसको आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, कि भाषा क्या है, इसके कितने प्रकार है, एक बार सीजीटेट में भी आया हुआ था, सीटेट में भी कई बार पूछा गया है, इसकी कुछ कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये सब विशेषता को हम क्या करते जाएंगे, देखते जाएंगे। ठीक है, आया इतना समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं भाषा। तो भाषा के बारे में तो हमको पता है कि मैम हम अपने विचारों को जो अभिव्यक्त करते हैं, या हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने का एक क्या है, माध्यम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। भाषा की अपनी एक लिपि होती है, और कौन सी लिपि है, तो आपको याद रखना है हिंदी भाषा जिसका यूज हम करते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा के लिए हम कौन सी लिपि का यूज करते हैं? ये जो हिंदी भाषा जो दिखाया है, इसी जो लिपि है, ठीक है, हिंदी हा लिखा है, ड लिखा है, आधा न लिखा है, ये जितनी भी क्या है चिन्ह के रूप में आप जो यूज कर रहे हो, ठीक है, वो कौन सी लिपि है? वो देवनागरी लिपि है। वो क्या है? तो वो देवनागरी लिपि है। क्या है वो? तो वो देवनागरी लिपि है। याद रहेगा सबको? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मैम क्या हम एक लिपि में दूसरे लैंग्वेज को भी लिख सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लिपि क्या करती है, एक तो हमको स्थायित्व प्रदान करती है, ये हमको क्या करने का काम करती है? स्थायित्व प्रदान करने का काम करती है। ठीक है, करने का क्या करती है? काम करती है। ठीक है, हम दूसरे भाषा को क्या कर सकते हैं, दूसरी लिपि में भी लिख सकते हैं। ठीक है, या किसी भी भाषा को हम बोल सकते हैं कि किसी भी भाषा को हम जो है किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। ठीक, ये आया था एक बार क्वेश्चन, क्या कि क्या हम किसी भी लैंग्वेज को या किसी भी भाषा को हम किसी लिपि में लिख सकते थे क्या? तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं। देखना, मैं अभी लिख करके भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट कर लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ था कि किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। क्लियर है इतना? जैसे कि देखो, अब मैंने अभी बोल दिया आपको कि गुड मॉर्निंग, तो अच्छे बताओ, ये जो गुड मॉर्निंग मैं अभी बोल रही हूँ आपको, गुड मॉर्निंग मैसेज करते हो ना हमेशा सुबह शाम अपने दोस्तों को, ठीक है, तो गुड मॉर्निंग जो है वो क्या है? तो ये गुड मॉर्निंग जो है आपके, अच्छा हम इंग्लिश के लिए कौन सी लिपि का यूज करते हैं? इंग्लिश के लिए हम रोमन लिपि का यूज करते हैं ना भाई। तो गुड मॉर्निंग जो है ये क्या है? तो ये रोमन लिपि है कि नहीं है? लेकिन यही जो रोमन लिपि है उसको मैं किस में अब कन्वर्ट करने वाली हूँ? हिंदी में। देखना हम कैसे करते हैं, तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ, गुड मॉर्निंग लिख सकती हूँ। तो देखो, हमने रोमन लिपि के जो क्या है वर्ड है उसको हमने किस में लिख दिया? देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में हमने जो रोमन वर्ड है उसको हमने लिख दिया। ठीक है, एक और है, देख लेते हैं, जैसे खाना खाया, खाना खाया। ठीक, तो हमारे बोलचाल की हमेशा भाषा है ये,
ठीक, ये कौन सी लिपि में लिखा हुआ है सबसे पहले तो आप लोग बताइए। तो ये तो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल ये देवनागरी लिपि में ही लिखा हुआ है भाई। अब मैं इसको रोमन लिपि में लिख के दिखाऊं तो देखो, खाना खाया हो गया रोमन लिपि में। तो यही है कि हम जितनी भी लिपि है उसको अलग अलग भाषा में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग जो खाना खाया को ना चाइनीज भाषा में भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, उर्दू में भी लिख सकते हो, तमिल में भी लिख सकते हो, तेलुगु में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग जितने भी क्या है लैंग्वेज है, कोई भी भाषा है, उसको हम कोई भी लिपि में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है इतना? चलिए अब हम देखते हैं, क्योंकि हम भाषा पढ़ रहे हैं तो भाषा हमको समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने का क्या है, एक माध्यम है। ठीक है, तो मैम भाषा के कितने प्रकार हैं? तो हम देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि भाषा के रूप क्या है, भाषा के प्रकार क्या है। भाषा के प्रकार ये एक बार आया था सीजी टेट में, ये पूछा गया था भाई, भाषा के प्रकार। ठीक है, भाषा के कितने प्रकार है? तो आपको याद रखना है, हम भाषा को मोटा मोटा 3 प्रकार से लेते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कौन कौन सा? तो देखिए, एक हम भाषा का यूज सांकेतिक रूप से करते हैं। एक हम भाषा का यूज किसके मतलब कौन से रूप में करेंगे? सांकेतिक रूप में। ठीक है, तो एक सांकेतिक भाषा बोल सकते हैं, एक कौन सा भाषा? सांकेतिक भाषा। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसको भाषा का यूज मौखिक रूप में कर सकते हैं। बताऊंगी अभी सांकेतिक कैसे करते हैं, मौखिक कैसे करते हैं। दूसरा हम कैसे करते हैं, किसके रूप में करते हैं? मौखिक रूप में, मौखिक भाषा के रूप में। और तीसरा आपको याद रखना है किसके रूप में? तो तीसरा आपको यहाँ पे याद रखना है लिखित रूप में, लिखित भाषा। अगर मोटा मोटा आपको पूछा जाए कि भाषा के कितने प्रकार है, तो भाषा के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। कौन कौन सा? एक सांकेतिक भाषा होगा। सांकेतिक भाषा बोलने से क्या मतलब कि एक छोटा बच्चा जब जन्म लिया होता है, ठीक, अब उनको भी तो भूख लगती है भाई, उनको भी तो दर्द होता है, बेचारा को चिमट दिए आप, चिमटी कर दिए जोर से, कैसे दर्द नहीं होगा? तो बोल तो नहीं सकता आपको वो, तो किसके माध्यम से अपने विचारों को बताएगा? वो सांकेतिक। और सांकेतिक बोलने का मतलब है कि मनमाना वो रोना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम भाषा को किसके रूप में यूज करते हैं? सांकेतिक रूप में यूज करते हैं, रोने के माध्यम से, या क्या बोलते हैं ऐसे कुछ साइन का यूज करेंगे। जैसे मुझे पानी पीना है तो ऐसा मैं यूज करूंगी। जैसे जितने भी मूकबधिर लोग हैं, ठीक है, जिनको सुनाई नहीं देता, बोल नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए हम सांकेतिक भाषा का भी यूज करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अभी कि इस भाषा का यूज हम किसके लिए करते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम सांकेतिक भाषा का भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, जो मूकबधिर बच्चे होते हैं, इसकी एक अपनी क्या होती है, ग्रामर होती है। बच्चों को इसके अपने ग्रामर पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि एक भाषा ही है सांकेतिक भाषा। ठीक, मौखिक भाषा क्या है? जिसको हम बोल सकते हैं। अब बच्चा जो है वो सांकेतिक भाषा का यूज करते करते आसपास में सुना कि लैंग्वेज को हम बोल भी सकते हैं, तो हम धीरे धीरे बोलना सीख गए। ये सबको हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से एज में वो कितना कितना वर्ड सीख जाता है। वो सबसे पहले एक सांकेतिक भाषा के लिए ऊ ई ऐसा निकाल रहा है, तो कौन से भाषा का यूज कर रहा है। ठीक है, क्विंग है कि बबलिंग है, क्या चीज वो कर रहा है, ये सबके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मौखिक भाषा जहाँ पे बच्चा जो है वो भाषा को बोलना स्टार्ट कर देता है। और वही अगर हम लिखित भाषा की बात करें, तो लिखित भाषा मीन्स क्या होगा? जहाँ पे बच्चा जो है वो भाषा को एक लिपि के रूप में, एक भाषा को लिपि का क्या दे देता है, रूप दे देता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक भाषा को लिख दिया कि नहीं, एक लिपि का रूप दे दिया कि नहीं, तो बिल्कुल यही क्या रहेंगे आपके लिखित भाषा। तो मोटा मोटा हम भाषा के 3 टाइप्स देखते हैं। सांकेतिक, जिनको हम प्रारंभिक में बच्चा यूज करता है अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए, क्योंकि उनको बोलना नहीं आता है। देन उसके बाद जैसा ही वो बोलना स्टार्ट करता है, उसके बाद वो बोलना स्टार्ट कर देता है, तो उसको हमने मौखिक भाषा बोल दिया। उसके बाद जस्ट मौखिक भाषा को जब वो किसी लिपि के माध्यम से लिखना क्या करता है, आरंभ करता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका लिखित भाषा हो जाएगा। क्लियर है इतना सभी को? चलिए अब हम भाषा के कुछ क्या देख लेते हैं। हाँ, सांकेतिक भाषा में आप लोगों को कुछ चीजें यहाँ पे नोट कर लेना है। क्या क्या चीजें यहाँ पे नोट कर लेना है कि ये जो है वो क्या होती है, स्वाभाविक होती है। स्वाभाविक, क्योंकि स्वाभाविक बोलने का मतलब है
कि आप भी कहीं ना कहीं छोटे रहे होंगे तो आपने भी सांकेतिक भाषा का यूज किया रहा होगा। ऐसा कोई भी नहीं है पृथ्वी में आने के बाद जिन्होंने सांकेतिक भाषा का यूज नहीं किया होगा। सभी के सभी कहीं ना कहीं सबसे पहले जो है वो सांकेतिक भाषा का ही यूज करता है, उसके बाद वो मौखिक भाषा का यूज करता है। तो अपनी ये क्या होते हैं, हमेशा स्वाभाविक होंगे, नेचुरल होंगे, सब इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद बोल सकते हैं कि इसकी अपनी एक ग्रामर भी होती है, इसकी अपनी एक व्याकरण होती है। ठीक है, व्याकरण होती है। अब व्याकरण क्यों हमने किया है, क्योंकि स्पेशली हम व्याकरण क्यों इसमें यूज किए हैं, क्योंकि ये जो मूक बधिर होते हैं, जो मूक बधिर होते हैं, ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ऐसे बच्चों को के लिए हमको सांकेतिक भाषा का, साइन लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। तो इसी कारण हम ऐसे बच्चे को सिखाने के लिए इसके लिए क्या लेते हैं, इसके लिए ग्रामर का यूज करते हैं। क्लियर है इतना? ठीक, चलिए। तो सांकेतिक भाषा को हमने ग्रामर का यहाँ एक ही नहीं होती है। ठीक है, जैसे अमेरिका में भी सांकेतिक भाषा का यूज किया जाता है मूक बधिर के लिए, तो इसको क्या बोला गया है, अमेरिकन साइन लैंग्वेज बोला गया है। ठीक है, एक ही नहीं है ये। ब्रिटेन वाले लोग भी इसका यूज करते हैं, तो ब्रिटिश साइन लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या है, साइन लैंग्वेज के कुछ क्वालिटीज है जिसको आप लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, अब हम देखते हैं भाषा की विशेषता। भाषा की विशेषता क्या क्या है, जहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। भाषा की विशेषताएं। ठीक, चलिए, क्या क्या विशेषता है, तो सबसे पहले तो हमको यही पता है कि भाषा क्या है, हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। सबसे पहला तो यही हमारा क्या हो जाते हैं, विशेषता हो जाती है इसके बारे में। ठीक है, दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, भाषा और क्या है भाई। ठीक है, तो भाषा एक हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने के साथ साथ ये एक नियमबद्ध क्या है, तो एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, जो कि हमेशा नियम से चलता है। इसके लिए हमेशा हमको ग्रामर पढ़ने की जरूरत पड़ती है, ग्रामर रूल की जरूरत पड़ती है। अगर हम अच्छे तरीके से ग्रामर नहीं सीखे हैं तो वहां पे हमको भाषा को बोलने में क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, तो भाषा हम दो प्रकार के पढ़ते हैं, तो देखियो ना कि मातृभाषा, इसके रूप हम पढ़ेंगे, मातृभाषा हो गया, फिर राजभाषा हो गया, है ना, राष्ट्रीय भाषा, अलग अलग इसके रूप है, इसको मैं भी पढ़ाऊंगी आप लोगों को। तो भाषा की जब हम विशेषता देखते हैं तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि भाषा क्या है, तो भाषा एक व्यवस्थित क्या है, रूप है। भाषा एक व्यवस्थित क्या है, एक क्या है, व्यवस्थित रूप है, ये नियमबद्ध क्या है, एक व्यवस्था है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, यह एक नियमबद्ध, यह एक नियमबद्ध क्या है, व्यवस्था है। ठीक है, व्यवस्था है। हमेशा इसको आप नियम से ही सीखोगे, ऐसे नहीं कि पहले आपने पूरा वाक्य बनाना सीख गया, उसके बाद आप बाद में क्या सीख रहे हो, अक्षरों को सीख रहे हो। एकदम नियम से ही जाओगे कि एक बच्चे को आपको क्या सिखाना है, भाषा सिखाना है, तो हमेशा सबसे पहले आप उसको स्वर ध्वनि से ही स्टार्ट करोगे। ठीक, उसको आ ई ये सब के बारे में पहले सिखाओगे। फिर जैसे ही स्वर आता है, व्यंजन ध्वनि आपने उनको सिखा दिया, क ख ग, फिर आपने उनको शब्द बनाना सिखाओगे। ठीक है, कि क और ल मिल करके कल होता है, फिर शब्द से लेकर के आप उनको वाक्य बनाना सिखाते हो। तो हमेशा ये एक नियम से ही चलता है, हमेशा एक नियम से ही क्या ये चलता है। ठीक है, दूसरा इसमें हम देखते हैं कौन सा, भाषा क्या है, तो भाषा प्रतीकों का ढांचा है। भाषा क्या है, तो भाषा प्रतीकों का एक ढांचा है, प्रतीकों का एक क्या है, ढांचा है। समझ पा रहे हो, भाषा प्रतीकों का एक क्या है, ढांचा है, जिसमें प्रतीक चिन्हों के बिना तो ये बनेगा ही नहीं। भाई ये पूरी हम मैं जो लिख रही हूँ, आप लोग जो पढ़ पा रहे हो, क्या प्रतीक चिन्ह ही तो है। तो क्या ये हिंदी भाषा की तो बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, जिसमें पूरे प्रतीक चिन्ह के
का क्या हुआ है, यूज हुआ है। प्रतीक चिन्ह यहाँ पे नहीं होता तो कोई मतलब ही नहीं था, पढ़ पाती क्या, अब मैं बोल ही नहीं पाती। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतीकों का एक क्या है, ढांचा है। फिर आपको याद रखना है कि भाषा क्या होती है, तो भाषा एक दूसरे के सानिध्य में क्या होती है, फलती फूलती है। भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है। ठीक है, कैसे फलती फूलती है एक दूसरे के सानिध्य में, तो मैंने क्या कहा कि आपके क्लास में अब जैसे ही टीचर बनोगे ना, तो देखना आपके क्लास में सिर्फ छत्तीसगढ़ी बोलने वाले बच्चे ही नहीं रहेंगे, सिर्फ हिंदी बोलने वाले बच्चे ही नहीं रहेंगे, आपकी क्लास में अलग अलग प्रकार के बच्चे रहेंगे, है ना। कोई बच्चे जो है वो हिंदी भाषी रहेंगे, कोई बच्चे जो है वो पटर 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 छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं, कोई बच्चे जो है वो मराठी बोल रहे हैं, क्योंकि भाई हमारा कैसा है, हमारा देश जो है वो अलग अलग बहुभाषी देश है। तो यहाँ पे सब खाने कमाने के लिए एक दूसरे के राज्यों में जाता है कि नहीं, गुजारा करने के लिए। तो ऐसा तो नहीं कि मैं महाराष्ट्र का हूँ और छत्तीसगढ़ में मैं आया हूँ और यहाँ के स्कूल में अलग ही लैंग्वेज में पढ़ाते हैं तो मैं अपने बच्चों को नहीं भेजूंगा, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। सभी जगह सभी अपने बच्चों को क्या कर सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। तो यहाँ पे मराठी बोलने वाले बच्चे हो गए, ठीक। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दुविधा शिक्षक को ये होती है कि मुझे अलग अलग जो क्या है भाषाई बच्चे हैं, ठीक है, बहुविधता वाले बच्चे, उनको मुझे कैसे पढ़ाना, ये आपके ऊपर होता है। तो हमको उनकी मातृभाषा को, ठीक है, ये तो उनकी मातृभाषा है ना, जो घर में ही सीख कर के आए हैं, उनको हमेशा साधन मानकर क्या करना है, बच्चों को सिखाना है। जैसे इनको हिंदी आ रहा है तो अच्छी बात है, बस इसको ग्रामर बस हमको सिखाना है, ठीक। छत्तीसगढ़ी आ रहा है तो उसको छत्तीसगढ़ी में थोड़ा सा कन्वर्ट करके बताइए, मराठी आ रहा है तो मराठी में आप उनको थोड़ा सा कन्वर्ट करके बताइए। तो यहाँ पे एक दूसरे के सानिध्य में क्या होती है, फलती फूलती है, इसका मतलब यही था कहने का मतलब, ठीक है। और क्या हम भाषा के बारे में लिख सकते हैं कि भाषा का एक मानक रूप होता है, ठीक है। भाषा का यहाँ से पूरे क्वेश्चन आते हैं भाई, भाषा का, इसी कारण मैं इसको क्या कर रही हूँ, लिखवा रही हूँ, मानक रूप होता है। भाषा का एक मानक रूप होता है, याद रहेगा, भाषा का एक क्या होता है, तो भाषा का एक मानक रूप होता है, ठीक है। भाषा यादृच्छिक होती है, भाषा जो है वो कैसे होती है, यादृच्छिक होती है। भाषा कैसी होती है, तो भाषा यादृच्छिक होती है, ठीक है। यादृच्छिक बोलने का मतलब है कि आप जो भी लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है, अपने भाषा का, जैसे आपने यूज किया कि हम छत्तीसगढ़ी में माँ को माँ ही बोलते हैं, ठीक, हिंदी में भी हम माँ को माँ ही बोलते हैं, और कोई अगर आके हमको बोल रहा है कि नहीं माँ को मम्मी बोल, मम्मी क्यों बोली भाई, हमारी मर्जी, हमारे यहाँ चलता है हम माँ बोलेंगे, तो हम इसको चेंज करने में कतराते हैं, ठीक है। तो ये परिवर्तनशील बहुत कम देखने को, मतलब हम नहीं करते परिवर्तन उसको, हालांकि भाषा क्या होते हैं, परिवर्तनशील भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो आप कि भाषा कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे लैंग्वेज है उनको हम परिवर्तन करने नहीं देते, हम अगर माँ को माँ बोल रहे तो हम माँ ही बोलेंगे, ऐसा हमारा मतलब। छत्तीसगढ़ी में हम माँ को क्या बोल रहे हैं, जैसे दाई हो गया, दाई भी बोलते हैं, हिंदी में हम माँ ही बोल रहे हैं तो उसको माँ ही बोलेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे, ऐसा होता है। लेकिन भाषा परिवर्तनशील भी होता है, कैसे परिवर्तनशील होता है, याद करिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जब हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है, जब मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी, हिंदी का विकास कैसे हुआ था ग्रामर में, तो वहां पे आप लोगों को बताऊंगी कि कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, हिंदी भाषा का जो विकास है, जननी है, उनकी मातृ है, वो कौन है, संस्कृत को माना जाता है। सबसे पहले जो है हम तो संस्कृत भाषा का ही यूज करते थे, ठीक है, लेकिन संस्कृत जो है वो सीधे थोड़ा 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 सुधरते सुधरते किसका रूप ले लिया, हिंदी भाषा का रूप ले लिया, ठीक है। तो अब हम किसको पढ़ते हैं, जैसे कि आप लोग हिंदी में तत्सम तद्भव पढ़ते हो कि नहीं, तो तत्सम में जितने भी हम शब्द पढ़ते हो वो सब संस्कृत का है, सब हम पहले वैसे ही बोलते थे, लेकिन पूरा उनको सुधरा हुआ रूप किसका ला दिया है, अभी इसमें ला दिया है। जैसे हम क्या बोलते हैं, ग्राम, ठीक है,
पहले हम गांव को ग्राम बोलते थे, क्या बोलते थे? ग्राम। लेकिन कई लोगों को ग्राम बोलने नहीं आया, कई लोगों को ग्राम बोलने नहीं आया, तो क्या बोल दिए? गांव ही बोल दिए। क्या बोल दिए? गांव ही बोल दिए। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये यहाँ इस संस्कृत रूप है, और यहाँ पे जो इनमें परिवर्तन हुआ है उसको हमने किसका नाम दे दिया? हिंदी का नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? क्योंकि पहले हम संस्कृत बोलते थे और संस्कृत से लेकर के अब तक हमने हिंदी में पूरे क्या कर दिया? लैंग्वेज को समाप्त कर दिया है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसमें कि भाषा जो है वो कैसी होती है? तो भाषा जो है वो सामाजिक संपत्ति होती है। ठीक, बिल्कुल, हम सामाजिक प्राणी हैं, और सामाजिक संपत्ति होने का मतलब है कि हम अपने समाज के लोगों को ही क्या करते हैं? अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। अपने समाज को लोगों की, मतलब जो हमारे घर में जो लैंग्वेज बोले जाते हैं, हमारे आसपास में जो लैंग्वेज बोले जाते हैं, उनके लैंग्वेज को ही सुन करके हम क्या बोलते हैं? भाषा बोलना स्टार्ट करते हैं। इसी कारण जो है इसको सामाजिक संपत्ति बोला गया है। इसी कारण इसको क्या बोला गया है? सामाजिक संपत्ति बोला गया है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं कि पैतृक संपत्ति कभी भी नहीं होगी। हालांकि हम इसको जन्मजात हमारी क्या है? संपत्ति बोल सकते हैं। जन्मजात हमारी क्या होती है? ये संपत्ति होती तो जरूर है, ठीक है, लेकिन ये पैतृक नहीं होती। ठीक, ये पैतृक नहीं होती। क्या एकदम पेट से सीख के आए रहोगे क्या? नहीं, आप यहाँ पे आने के बाद ही सीखते हो, दूसरे का अनुकरण करके सीखते हो। पैतृक बोलने का मतलब है कि एक बच्चा जन्म से ही, ठीक है, एक बच्चा कहाँ जन्म लिया है? छत्तीसगढ़ में जन्म लिया है। ठीक है, और वो बच्चा जो है कहाँ चला गया? महाराष्ट्र चला गया, महाराष्ट्र चला गया। ठीक है, अब बताओ वो बच्चा जो है वो मराठी लैंग्वेज सीख जाएगा कि छत्तीसगढ़ी को ही वो याद रखे रहेगा कि अरे यार मैं तो छत्तीसगढ़ी के यहाँ पैदा हुआ हूँ, लोग तो छत्तीसगढ़ी बोलते थे तो मैं भी बोलूंगा। ऐसा कुछ है क्या? नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तब हम उनको पैतृक बोल सकते थे कि जो भी उनके वंशानुगत है, जो भी उनके पैतृक है, उनमें उनसे मिला हुआ है। लेकिन भाई जिस भी माहौल में बच्चा रहेगा उस माहौल का लैंग्वेज वो सीख जाता है, तो आप उनको कैसे पैतृक बोल सकते हो? तो भाषा एक तो सामाजिक होगा और एक तो उनकी जन्मजात क्या होती है? संपत्तिक होती है, लेकिन कभी भी हम उनको पैतृक नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है? तो मानव विकास का मूल आधार है। मानव विकास का मूल आधार है। विकास का मूल क्या है? आधार है। ठीक है, आप लोग देखे भी होंगे कि पहले जमाने में साइन लैंग्वेज का यूज होता था। जो हमारे पूर्वज थे उस टाइम उन लोग कोई भी लैंग्वेज का यूज नहीं करते थे, साइन लैंग्वेज का ही यूज करते थे। जैसे उनको शिकार के लिए जाना है और कुछ करना है, चिन्ह बना देते थे। मिला भी है ना, बहुत सारे आप लोग देखे भी होंगे। ठीक है, कबरा पहाड़ वहाड़ में बहुत सारे चित्र वगैरह तो उन लोग पहले बनाते थे जब लैंग्वेज का यूज उन लोग नहीं करते थे। तो ठीक है, तो यही सब चीज आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। ठीक है, आया समझ में? और इसमें और कुछ ठीक, चलिए, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और कुछ छूट रहा है क्या? हाँ, एक चीज और लिख लो इसमें कि भाषा समाज संस्कृति और हमारी जो सभ्यता है उनसे जुड़ी हुई है। ठीक है, भाषा समाज संस्कृति और हमारी सभ्यता से कैसे जुड़ी हुई है? जुड़ी हुई है। ठीक है, याद रहेगा कि भाषा जो है हमारी समाज संस्कृति और सभ्यता से क्या हुई है? जुड़ी हुई है। ठीक है, हाँ, ठीक, और एक लास्ट और लिख लो कि भाषा जो है वो हमेशा अनुकरणीय होता है। भाषा कैसा होता है? अनुकरणीय। अनुकरणीय मतलब समझते हो ना? अनुकरणीय मतलब समझते हो ना? अनुकरण के माध्यम से सीखना। कि बच्चा जो है वो भाषा का हमेशा, हम लोग भी कहीं ना कहीं अगर भाषा सीखे हैं तो अनुकरण के माध्यम से ही सीखे, नहीं तो हम नहीं सीख पाते। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे जो सामाजिक है, हमारे जो परिवार है, उन्होंने अहम भूमिका अदा किया है हमको भाषा को सिखाने के लिए। तो भाषा एक अनुकरणीय, अनुकरणात्मक होता है। हमेशा इनको अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। भाषा समाज संस्कृति सभ्यता से जुड़ी होती है। कैसे समाज संस्कृति सभ्यता से जुड़ी होती है? क्योंकि हमारी हिंदी हमारी अलग ही क्या है? पहचान है।
ठीक है। आप कोई भी स्टेट में जाते होंगे तो लैंग्वेज सुन के ही पता चल जाता होगा। जैसे आप लोग केरला साइड चले जाइए, वहाँ के लोग जान जाते हैं कि ये लोग हिंदी है, और आप लोग देखना है हिंदी भाषी वाले लोगों को थोड़ा अलग ही लेवल के उन लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे तमिलनाडु से कोई आ गए, ठीक है, तो इल्ले वगैरह ऐसा कुछ भाषा का यूज करते तो हमको भी पता चल जाता है कि उन लोग कहाँ के हैं, केरल के हैं, तमिलनाडु साइड के हैं, दक्षिण भारत साइड के हैं करके, ठीक। हिंदी बोले वाले हैं मतलब हम समझ जाते हैं कि हमारे बीच के जो उत्तर भारत के हैं और हमारे जो मध्य भारत के हैं उनके लोग होंगे ये करके, ठीक है। तो ये सब चीजों से हमारी एक संस्कृति, हमारी एक सभ्यता झलकती है, जो किसी को सुनकर ही हमको पता चल जाता है कि वो कहाँ के हैं, है ना भाई। सभ्यता बोलने का मतलब है कि कोई आपसे एकदम अच्छे से बात कर रहा है, सभ्य के साथ पोलाइट तरीके से आपसे बात कर रहा है, ठीक है, तो आप जान जाओगे कि हाँ यार ये बिल्कुल एकदम अच्छे खानदान का, अच्छे घराने का क्या होगा, ये लड़का होगा, ये लड़की होगी, ठीक है। लेकिन कोई आपको एकदम अजीब तरीके से बात कर रहा है, उनका बिहेवियर अलग है, गाली गलौज कर रहा है, तो वहां पे हमको समझ में आ जाती है कि उनकी जो परवरिश है वो कैसी हुई है ना, उनके मतलब उनका आसपास का माहौल कैसा होगा, तभी तो उनका लैंग्वेज भी ऐसा है। तो ये सब हमको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये सब भाषा के कारण ही होता है कि एक भाषा, एक बोला जाता है ना कि आपको सोच समझ के, इंग्लिश पेडागोजी में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि भाषा का यूज तो हम करते जरूर है, लेकिन उसमें एक कौन सी लिमिटेशन होती है जिसको हम कभी भी सुधार नहीं सकते। तो क्या चीज को हम नहीं सुधार सकते कि जो अब जुबान से निकली हुई जो तीर है, ऐसा बोला जाता है ना कि कभी भी वापस नहीं आ सकती धनुष बाण से निकला हुआ तीर और आपके जुबान से निकली हुई बोली कभी भी वापस नहीं आ सकती। बिल्कुल सही है। एक लिमिटेशन है कि हमको जो भी चीजें बोलना है एकदम सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार बोलने के बाद उसको आप वापस कभी भी नहीं ला सकते। आप माफी मांग सकते हो सामने वाले से, लेकिन आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि सामने वाले को कितना दर्द महसूस होता है, ठीक है, कि आपके इन कड़ी वचनों से आप जो बोलते हो उनसे। तो ये सबको आपको क्या रखना है, ध्यान में लेकर के चलनी है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़े फिर और देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद क्लास को क्या करेंगे, इन करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं भाषा के रूप। ये सब समझ में आया ना, भाषा के रूप। देखिए आप लोगों को ये क्लासेस जो है वो कैसे मिलेगा कि हम जस्ट जस्ट थ्योरी करते जा देंगे, ठीक है, और उस टॉपिक से जैसे ही वो टॉपिक खत्म हो जाएगा थ्योरी, उसके बाद जस्ट हम एमसीक्यू भी करेंगे, तो हमको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि वहां से एमसीक्यू कैसे आएंगे, हमको सॉल्व कैसे करने, क्योंकि यहाँ से हमेशा आपको फूट वाले ही क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। सीटेट सीजीटेट में वहां पे मैं आपको बताऊंगी भी कि आपको सॉल्व कैसे करना है, अपनी रणनीति कैसे तैयार करनी है, कैसे आपको उस 2.5 घंटे में अपना परफॉर्मेंस देना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम टेकिंग बहुत लेते हैं ना सीटेट वाले क्वेश्चन। पहले तो वन लाइनर ही आता था, लेकिन अब जानते हो ना कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो भी देख के बनाते हैं। अब हम देखते हैं भाषा के रूप। तो भाषा के मुख्य 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। कौन कौन सा, तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम कल से इसको एकदम डिटेल में क्या करेंगे, जो भाषा के रूप है, कब बना था, कहाँ से आया था, ये सबको हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सा, मातृभाषा। मातृभाषा, मातृभाषा, ठीक। दूसरा आपको याद रखना है राजभाषा। अगर हम अपने देश में पढ़े, ठीक है, तो ये 3 ही भाषा को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, एक मातृभाषा के रूप में, एक राजभाषा के रूप में, और एक राष्ट्रभाषा, ठीक है। ये है राष्ट्रभाषा। चलिए बताती हूँ। तो देखिए मातृभाषा बोलने से क्या मतलब, ऐसा लैंग्वेज जो हम अपने घर में क्या करते हैं, अर्जन करते हैं, जिसको हमको अधिगम करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम आसपास में अपने मम्मी पापा दादी दादा, अपने जो आसपास के समाज है, अपने जो वातावरण है, उनको देख करके हम क्या कर लेते हैं, सीख जाते हैं, अनुकरण कर लेते हैं, अर्जन कर लेते हैं, ऐसे ही सीख जाते हैं बिना एफर्ट लगाए। वो क्या होगा, हमारी मातृभाषा। जैसे अगर मैं बोलूं हमारी मातृभाषा क्या है, तो हमारी मातृभाषा तो छत्तीसगढ़ी है भाई, छत्तीसगढ़ी है। क्या है, छत्तीसगढ़ी है। किन्हीं के घर में हिंदी ही बोलते हैं, उनके मम्मी पापा लोग, तो उनकी मातृभाषा क्या है, हिंदी है, मदर टंग है हमारे, जो हमारे घर में बोले जाते हैं, जिससे हम सीखते हैं, जिससे हमारी पहचान होती है कि हाँ यार इनके घर वाले लोग छत्तीसगढ़ी भाषी है, हाँ यार इनके घर वाले लोग हिंदी भाषी है। तो ये क्या है, हमारे मदर टंग, जिसको हमने सीखा हुआ होता है, अर्जन कर लिया होता है, ऐसे ही बिना एफर्ट लगाए। इसमें कोई ग्रामर रूल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती।
राजभाषा क्या होता है, जो हम सरकारी काम काजों के लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। जैसे हमारे आधिकारिक कार्य हो गए, सरकारी कार्य काम हो गए, इनके लिए हम इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो कौन हो जाएंगे ये, राजभाषा। ठीक है, सरकारी काम हो गए हमारे, सरकारी या आधिकारिक काम काज के लिए क्या करते हैं, काम काज के लिए हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। जैसे कि अगर मैं पूछूं आपको कि राजभाषा क्या है, तो हमारी काम काज की भाषा क्या है, हिंदी है। हमारी राजभाषा क्या है, तो हमारी राजभाषा जो है वो हिंदी है। भाई याद रखना, हमारी राजभाषा क्या है, तो हमारी राजभाषा हिंदी है। हमारी जितने भी क्या होते हैं, काम होते हैं, ठीक है, ऑफिशियल जो हमारे काम होते हैं, ये सब किस में होते हैं, हिंदी में। आधिकारिक कार्य जो होते हैं। और राष्ट्रभाषा क्या होगा, किसी संपूर्ण देश की भाषा, हम क्या बोल सकते हैं, संपूर्ण देश की भाषा। संपूर्ण देश की भाषा को हम क्या बोल सकते हैं, राजभाषा बोल सकते हैं। ठीक है, सॉरी, राष्ट्रभाषा बोल सकते हैं, संपूर्ण देश की भाषा। अब ये बताओ कि हमारे भारत देश में कोई राष्ट्रभाषा है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे भारत देश में राष्ट्रभाषा बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरे संपूर्ण देश की भाषा होती है। लेकिन अभी तक हमारे भारत देश में ऐसा कोई भाषा नहीं बना है जिसको हम राष्ट्रभाषा बोल सके, क्योंकि हमारा भारत जो है वो बहुभाषी देश है। और यहाँ पे कोई लैंग्वेज को अगर हमने राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया, मतलब वहां पे आप लोग भी जानते हो कि क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी कारण अभी तक हिंदी को भी हमने नहीं बनाया है, क्योंकि अधिकतर लोग जो है वो हिंदी तो बोलते हैं, लेकिन बहुत लोग जो है वो अलग अलग लैंग्वेज, तमिल, दक्षिण भारत वाले नाराज हो जाएंगे भाई। ठीक है, तमिल, तेलुगु सब अपने अपने, महाराष्ट्र में मराठी बोल रहे हैं। ठीक है, राजस्थान वाले लोग गढ़वाली बोल रहे हैं, अलग अलग। पहाड़ी वाले लोग पहाड़ी भाषा का यूज कर रहे हैं। इसी कारण हम हिंदी को कभी भी राष्ट्रभाषा के रूप में हमने अभी तक नहीं लिया है। ठीक है, तो भाषा के 3 रूप है, और इसी भाषा को के 3 रूप को फिर हमने क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, कि मातृभाषा क्या होती है, हम इसको कैसे सीखते हैं, राजभाषा क्या है, ये कब आया था, किसमें, कौन से आर्टिकल में रखे हैं हमने, राष्ट्रभाषा क्या है, इसको हम डिटेल में कल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर, समझ में आया सभी को। थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा भाई, तो हमने आज किसके बारे में देखा, भाषा के बारे में देखा। ठीक है, सिलेबस तो डिस्कशंस किए ही, उसके अलावा हमने आज किसके बारे में देखा, भाषा के बारे में देखा, बोली के बारे में देखा कि बोली जो है वो क्षेत्रीय सीमित क्या क्षेत्र में बोला जाता है। ठीक, दोनों का यूज ही हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं, लेकिन बोली जो है वो भाषा का छोटा वाला रूप है। और हम ये बोल सकते हैं कि भाषा अपने आप में कैसे होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। ठीक है, दोनों को ही हम विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इसका एक सेपरेट ग्रामर होगा, इसकी अपनी लिपि होगी, लेकिन कभी भी बोली की लिपि और ग्रामर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इतना हम बोल सकते हैं कि अगर हम लिपि में सुधार करें, क्योंकि कुछ कुछ लोग अगर लिपि भाषा क्या कर रहे हैं, बोली बोलते हैं ना, तो उनको सुधारते हैं और उसमें लिपि का भी क्या कर रहा है, काम कर रहे हैं लिपि पर भी, तो उसको भाषा का रूप दे देते हैं। फिर प्रॉपर उनमें ग्रामर अगर मिल गया, लिपि अगर मिल गया, तो उसको किसका रूप दे देते हैं, भाषा का रूप दे देते हैं। ठीक है, तो लिपि को तो बताया ही है मैंने कि ये क्या है, एक लिखित रूप देने के लिए, भाषा को लिखित रूप देने के लिए हम इसका क्या करते हैं, हमेशा यूज करते हैं। और हम जो हिंदी भाषा का यूज करते हैं वो हमेशा देवनागरी लिपि में होती है। और जस्ट इसके बाद हम इंग्लिश भाषा में भी क्या करने वाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ने वाले हैं, तो वो आपको हमेशा किस में देखने को मिलेगा, तो आपको रोमन लिपि में देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो अदर क्या है, लैंग्वेज है, मैम क्या उसको हम अलग अलग लिपि में भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था। भाषा के कितने प्रकार है, 3 प्रकार है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ था कि एक हम संकेत के रूप में, एक मौखिक के रूप में, एक लिखित के रूप में क्या कर सकते हैं, भाषा को व्यक्त कर सकते हैं। भाषा की विशेषताएं हमने देखा था, तो भाषा की विशेषताएं से बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा कि नियमबद्ध व्यवस्था है, प्रतीकों का ढांचा है, एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है, मानक रूप होता है, यादृच्छिक होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, सामाजिक संपत्ति है, जन्मजात संपत्ति है, भाषा मानव विकास का मूल आधार है, समाज संस्कृति सभ्यता से क्या हुई है, जुड़ी हुई है, और ये कैसे होता है, हमेशा अनुकरण के माध्यम से हम इसको क्या कर सकते हैं,
सीख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा भाषा के कितने रूप हैं, तो भाषा के मोटा मोटा हम 3 रूप लेंगे। एक कौन सा, जब हम मातृभाषा के रूप में इसको यूज करेंगे। दूसरा कौन सा, जब हम अपने जो आधिकारिक काम है उनके लिए इसको यूज करेंगे तो राजभाषा बोल देंगे। लेकिन यही अगर हम पूरे देश के लिए हम इसको बना देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय भाषा हो जाएगा। लेकिन अभी तक भारत देश का राष्ट्रीय भाषा है क्या, नहीं है, तो हमको नहीं लेना है। क्लियर है इतना? तो बताइएगा कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। बिल्कुल आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपकी राय है तो बिल्कुल आप लोग बताइएगा। ठीक है, कि आपको और कैसे टाइप की क्लास चाहिए, तो बिल्कुल मैं वैसे ही क्लास लाऊंगी। अगर आपको क्लास अच्छे लगे होंगे तो बिल्कुल लाइक करिएगा, बिल्कुल आप लोग शेयर जरूर करिएगा, और इससे भी आपको बेहतरीन क्लासेस आगे मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ टाइम भी हो गया है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग एक बार सेशन को शेयर करिएगा, और कोई भी अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल उनको बता दीजिएगा कि हमारे यहाँ इसके बैचेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत जल्दी आपको कंप्लीट कराया जाएगा कोर्स को, टेस्ट सीरीज भी दिलाई जाएगी, और बिल्कुल आप लोगों की तैयारी को बेहतरीन बनाया जाएगा। तो बिल्कुल हमारे अनुभवी टीम के साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को मुकाम दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू सभी को।